स्वागत है दोस्तों एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग में डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों एक बार पुनः उपस्थित हूँ आपके बीच में और यह जो हमारी उपस्थिति है आने वाले विज्ञापन संख्या 51 या 52 कोई भी हो सकती है उस संदर्भ में है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं जिस तरह से विज्ञापन संख्या 50 अपनी समाप्ति की ओर अग्रसर है, 19 जुलाई लास्ट साक्षात्कार की तिथि निर्धारित है, उसके बाद नई वैकेंसी आने की संभावनाएं हैं। दोस्तों अभी से आपको इसमें लग जाने की आवश्यकता है। जिस तरह से जीके ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है आप उसकी महत्ता को समझ चुके होंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन 2 या 3 प्रश्नों से नहीं हो पाया या वे अहर नहीं हो पाए साक्षात्कार के लिए, उन्हें भी पूरे प्रयास के साथ लग जाने की आवश्यकता है। आप अपने सब्जेक्ट के मास्टर हैं, डॉक्टरेट हैं, नेट हैं, लिहाजा वहाँ पे आपको कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन एक बात यह भी है कि मुकाबला आपका वहीं पे अपने ही लोगों से होता है जो उस विधा के पारंगत होते हैं, महारथी होते हैं। लिहाजा जीके एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लास्ट वैकेंसी में भी हमने अपने चैनल के माध्यम से, अपने कोर्सेज के माध्यम से इसमें कार्य किया था और एक बार पुनः आने वाली वैकेंसी को लेकर के हम सजग हैं और समर्पित हैं। हमारे कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, यूट्यूब पर भी हमारी उपस्थिति धीरे धीरे दर्ज होने लगी है। आइए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट से। और यह प्रैक्टिस सेट एक सिमोल है, एक पैटर्नों से अवगत कराने की प्रक्रिया है जिससे कि आप सारी यूनिट्स को कवर करते हुए अपने आप को आकलित करते हुए चलिएगा कि आपकी पैठ कहाँ तक है। जो भी यूनिट हमने इसमें सम्मिलित किए हैं, चाहे वह करेंट अफेयर्स का हो, चाहे वह टीचिंग एप्टीट्यूड का हो, चाहे वह आईसीटी का हो, मैन एंड एनवायरनमेंट का हो, चाहे उसमें जियोग्राफी के सवाल हो, हिस्ट्री के सवाल हो, सोलर सिस्टम के सवाल हो, नेशनल मूवमेंट के सवाल हो, इंडियन इकोनॉमी हो या इंडियन पॉलिटी हो। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं जो करंट अफेयर्स को समर्पित है। कह रहा है महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की गई। दोस्तों जब भी मैं प्रश्नों का संकलन करता हूँ मेरा प्रयास यह रहता है कि प्रश्नों में ही आपको एक प्रश्न या एक उत्तर मिल जाए। यहाँ पर यह कह रहा है किसके लिए हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ प्रोग्राम किसके लिए किया गया है, तो यह किया गया है महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन प्रश्न का दूसरा भाग कह रहा है कि यह किस राज्य ने इम्प्लीमेंट किया है, तो यह इम्प्लीमेंट किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। यह कार्यक्रम जो जम्मू कश्मीर के महिला उद्यमियों को उनके व्यावसायिक उपक्रमों में वित्तीय, कानूनी, सामाजिक और विपणन चुनौतियों से पार पाने में मदद करेगा। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आप देखें करेंट से है और इंटरनेशनल अफेयर्स से है। किस देश ने अपनी राजधानी बदल करके नूसंतारा कर दिया है। दोस्तों आपको हम बता दें कि यह जो किया गया है, विच कंट्री हैज चेंज इट्स कैपिटल टू नूसंतारा। आपको एक बात और बता दें कि सारे मटेरियल जो भी मैं उपलब्ध करा रहा हूँ अपने कोर्सेज के माध्यम से, वे सारे मटेरियल बाइलिंगुअल हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में हैं, जिससे कि जो भी साइंस बैकग्राउंड के अभ्यर्थी हैं या जो भी जिन्हें भी थोड़ी हिंदी में कठिनाई हो रही थी, खासतौर पर टीचिंग एप्टीट्यूड और आईसीटी के मामले में, उन्हें भी कोई दिक्कत न आए। तो यह किया गया है इंडोनेशिया के द्वारा। इंडोनेशिया विल मूव इट्स कैपिटल टू मिनरल रिच ईस्ट कालिमंतन एंड इंडोनेशिया प्रोविंसेज ऑन द आइलैंड ऑफ बोर्नियो। नुसंतारा को नया इन्होंने द नेम ऑफ द न्यू कैपिटल विल बी नुसंतारा विच मीन्स आर्कियोपिलागो। आप बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इंडोनेशिया को अपने जहन में रखिएगा, नुसंतारा को रखिएगा, जकार्ता को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखें। जैसा कि आप जानते हैं जो आपका सिलेबस है उसमें जो चीज़ें मेंशन है उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रयास करना है और उसमें जो साइंटिफिक डेवलपमेंट की बात की गई है आपने देखा होगा, तो वहाँ पर यह प्रश्न बन रहा है। देखिए सूर्य को छूने वाला, अब यहाँ प्रश्न देखिएगा आप सावधानी से, सूर्य को छूने वाला पहला अंतरिक्ष यान जिसे पार्कर सोलर प्रोब नाम दिया गया है, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनेगा कौन सा जो अंतरिक्ष यान सूर्य को छूने वाला है, तो वहाँ पर आपका एक आंसर होगा पार्कर सोलर प्रोब। लेकिन इस प्रश्न के साथ मैंने एक प्रश्न और डाल दिया है कि किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है। द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू टच द सन विच हैज़ बीन नेम्ड पार्कर सोलर प्रोब बिलोंग्स टू विच कंट्रीज स्पेस एजेंसी। तो यह बिलोंग करता है नासा। जैसा कि आप जानते हैं यूएसए की स्पेस एजेंसी है। और यहाँ पर भी
मैंने प्रश्नों के साथ इसरो इंडिया, जैक्सा जापान, तियांगयोंग चाइना, ये सारे स्पेस एजेंसी से अगर कभी मिलाने के लिए आता है कि सुमेलित करिए, तो वहाँ इस चीज़ को भी आप अपने जहन में अवश्य रखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप देखें, पृथ्वी की पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के विकास को प्रोत्साहन करने हेतु 2021 का अर्थशॉट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द अर्थशॉट प्राइज फॉर द ईयर 2021 टू इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशंस टू अर्थ्स एनवायरमेंटल प्रॉब्लम? दोस्तों, यह किया मिला है भारत के ही विद्युत मोहन जी को। विद्युत मोहन जी तकाचार नाम आपने सुना होगा, उनके लिए इन्होंने यह कार्य किया था, खासतौर पर दिल्ली में जिन्होंने एक नवीन तकनीक विकसित की थी जो ईंधन बनाने हेतु कृषि अपशिष्टों के पुनर्चक्रण की बात करती है। विद्युत मोहन जी को इसके लिए यह अवार्ड मिला है। अर्थशॉट पुरस्कार बहुत ही पॉपुलर पुरस्कार है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पुरस्कार है। अगले प्रश्न को देखिए एक बार पुनः, जैसा कि मैंने बार बार आपसे कहा है कि आप अपनी तैयारी के दौरान सिलेबस को जरूर अपने मद्देनजर रखिएगा। यहाँ पर एक आपका पार्ट है स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स से इस प्रश्न को मैंने चयन किया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एक प्रश्न में आपको 2 प्रश्न दिखाई देगा। प्रश्न नंबर 5 है, अक्टूबर 2022 में अंडर-17 महिला फुटबॉल विश्व कप जिसका शुभंकर ईवा है का आयोजन किस देश के द्वारा किया जा रहा है? यहाँ पर प्रश्नों का चयन आप देखिए कि ईवा अगर पूछता है कि महिला 2022 अंडर-17 का शुभंकर क्या है, ईवा, आपको प्रश्न में ही एक प्रश्न में उत्तर मिल गया। और दूसरा कह रहा है कि कौन आयोजित कर रहा है, तो वह आयोजित करने वाला कंट्री भी बहुत महत्वपूर्ण है और वह है अपना भारत। आपको इसको जहन में अवश्य रखना होगा। और ये फीफा हैज अनाउंस्ड भुवनेश्वर, गोवा एंड नवी मुंबई, जहां पर ये होस्ट सिटीज हैं, जहां पर यह कंडक्ट होगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आप देखें, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड द भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन टू प्रमोट कल्चरल डाइवर्सिटी एंड मल्टीलिंगुअलिज्म। तो मैं यहाँ पर बहुभाषावाद के विकास के लिए, सांस्कृतिक विविधता के लिए, तो एक बात हो गया कि यह किसके लिए किया जा रहा है, तो सांस्कृतिक विविधता था बहुभाषावाद के लिए। और कौन सा मंत्रालय कर रहा है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा यह किया जा रहा है। दोस्तों बढ़ते हुए आ गए हम 7वें प्रश्न की तरफ, और 7वां प्रश्न आप देख रहे हैं, यह आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से है। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं सारे यूनिट को कवर करने का प्रयास करता हूं, और जो भी मेरे मटेरियल होते हैं रिलेवेंट होते हैं, पैटर्न के बेस पे होते हैं, और आने वाले जो आपके 30 प्रश्न होते हैं उसके लिए बेनिफिशियल होते हैं। जैसा कि आपने बहुत सारे अभ्यर्थियों के यूट्यूब पर भी कमेंट्स देखे होंगे, बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब को ही देख करके बहुत सा बेनिफिट प्राप्त किया था। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। वह जो सामाजिक घटना की तात्कालिक समस्याओं से संबंधित होता है कहलाता है। दोस्तों यह प्रश्न, आप इसका जो आंसर होगा वह आप जो 4 ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें आप देखिए एक्शन रिसर्च इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि सामाजिक घटनाओं के तात्कालिक समस्याओं से संबंधित यह जो शोध होता है वह होता है क्रियानिष्ठ शोध। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, जिसके अनुसार, यहाँ किसने किया था, यह हो गया जो आंसर होगा वह किसने किया था, लेकिन जिसके अनुसार व्यक्ति नकल और अवलोकन के माध्यम से एक दूसरे से सीखते हैं, तो वह यह बात कही थी किसने, अल्बर्ट बंडूरा साहब ने। 20 का सही जवाब हुआ। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न एक बार बहुत ही महत्वपूर्ण है, रिलेवेंट है। इसमें भी मैंने कोशिश किया है कि 2 प्रश्नों को करीब कम से कम शामिल करूं। यह प्रश्न देखिए, 1986 के बाद आई नई शिक्षा नीति जो 34 वर्ष के अंतराल पर आई है। देखिए कब आई थी, इससे पहले जो शिक्षा नीति यह प्रश्न पूछता है 1986 में कितने वर्ष के अंतराल पर आई है, तो 34 वर्षों के बाद। और उसकी संरचना क्या है, यानी कि स्ट्रक्चर क्या है, तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं उसमें 5 + 3 + 3 + 4, इसको आप अपने जहन में अवश्य रखिएगा। इस बार का जो स्ट्रक्चर है
ए इसका सही जवाब हुआ। अगर आपसे एक प्रश्न पूछता है कि इसके पिलर्स क्या हैं, 4 पिलर्स, तो एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, इसको भी आप अपने जेहन में अवश्य रखिएगा। बढ़ते हुए हम आ गए हैं 10वें प्रश्न की तरफ, और 10वां प्रश्न पुनः ही एक बार समर्पित है टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टीचिंग। इसमें दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का पूर्व निर्धारित स्तर नहीं है। तो विभेदीकरण जो है वह शिक्षण का पूर्व निर्धारित स्तर नहीं होता है। 10वें के डी के साथ आप जा सकते हैं। आ गए हम 11वें प्रश्न की तरफ, और 11वां प्रश्न आप देख रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 11वें प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अस्थाई प्राथमिक मेमोरी है जिसमें संग्रहित डेटा न तो नष्ट होती है और न ही इसे बदला जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परमानेंट नॉन वोलेटाइल प्राइमरी मेमोरी इन विच द स्टोर डेटा इज नीदर डिस्ट्रॉयड नॉर कैन बी चेंज्ड। दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ जो आप 4 ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें जो इसका सही जवाब होगा वह होगा रोम। रोम एक सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप है जिसमें कंप्यूटर मदरबोर्ड पर कंप्यूटर निर्माता कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है। एक अस्थायी प्राथमिक मेमोरी है जिसमें संग्रहित डाटा न तो नष्ट होती है और न ही इसे बदला जा सकता है। दोस्तों मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि प्रश्नों का जो चयन होता है वह आपके उसी सिलेबस से ही होता है, और हर बार प्रश्न बदल जाते हैं। किताबें वही होती हैं, NCERT वही होती है, आपके टेक्स्ट वही होते हैं, लेकिन प्रश्न बदल जाते हैं। आपने देखा होगा, कई वर्षों के पेपर को उठा करके देखा होगा, हर बार सिलेबस वही होता है लेकिन हर बार प्रश्न बदल जाते हैं। लिहाजा आपको अपने कॉन्सेप्ट को जरूर से ध्यान में रख करके अपनी पढ़ाई करनी होगी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आप देखें, मुफ्त ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में इनमें से किसे जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन देख रहे हैं, चारों ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको हम मुफ्त ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जानते हैं। सॉफ्टवेयर या मुफ्त ओपन सोर्स, एक प्रश्न यह भी बनता है, ओपन सोर्स तो मुफ्त ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में हम किसे जानते हैं, तो लिनक्स को जानते हैं। बी इसका सही जवाब हुआ। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है मैन एक विस्तृत कंप्यूटर नेटवर्क है। मैन, लैन, वैन, बहुत सारे प्रश्न आते हैं इससे, जो शहर के भीतर विभिन्न स्थलों पर स्थापित कंप्यूटरों का एक जाल है। मैन का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों 4 ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं। मैन का जो पूर्ण रूप है वह होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इट मीन्स बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14, एंड इट्स ऑल्सो रिलेटेड टू ICT, और ICT भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है आपके चयन में। एक 2 प्रश्नों से इस बार चयन नहीं हुआ है दोस्तों, बहुत सावधान हो जाने की आवश्यकता है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो डिजर्विंग थे, लेकिन फाइनली उनका रिजल्ट जब कट ऑफ आया तो 1 या 2 प्रश्नों से उनका चयन नहीं हो पाया है। लिहाजा बड़ी मजबूती के साथ आपको लग जाने की आवश्यकता है। मैं कई बार आपसे कहता हूँ, विकल्प कई मिलेंगे आपको, लेकिन आपका सिर्फ एक संकल्प ही काफ़ी है आगे बढ़ने के लिए, और आप डिजर्व करते हैं, आप योग्य हैं। कोई भी स्तर पर आपको समझा नहीं सकता, बस थोड़े से पैटर्नों से अवगत होने की आपको आवश्यकता है। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। इनमें से किस डिवाइस का प्रयोग लगाओ और खेलो, प्लग एंड प्ले की तरह किया जाता है। विच ऑफ दिस डिवाइस इज यूज एज प्लग एंड प्ले। हम आपको बता दें, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव जो है, जिसे फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है, यह एक पेन के आकार का इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है जिसे लगाओ और खेलो डिवाइस की तरह USB पोर्ट में यूज किया जाता है। तो इसके साथ आप जा सकते हैं पेन ड्राइव के साथ। आइए बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ, और 15वां प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसको हमने संकलित किया है किससे, तो इसको संकलित किया है हमने मैन एनवायरनमेंट से। और मैन एनवायरनमेंट का यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया। दोस्तों बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की जब बात की जाती है, आप समझ सकते हैं जहाँ पर बहुत सारे स्पीसीज मिलते हैं, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो बहुत ही डेंस में होते हैं, उसको हम बायोडाइवर्सिटी का नाम देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं
ये जो 4 स्पॉट दिए गए हैं, जिसमें हिमालय है, आपका बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, उत्तरी पूर्वी भारत भी है, पश्चिमी घाट भी है, लेकिन यहाँ पर जो विंध्यन जो है वो हॉट स्पॉट नहीं है। द हिमालय, द वेस्टर्न घाट्स एंड द इंडो बर्मा रीजन एंड द सुंदरलैंड, ये जो है वह हॉट स्पॉट के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर विंध्य जो है इसका सही जवाब होगा, यहाँ पर यह हॉट स्पॉट नहीं है। अगले प्रश्न को देखें, एक बार पुनः बहुत महत्वपूर्ण है और इस तरह के प्रश्न आए हैं, लगातार आ रहे हैं, जो मैं संकलित करता हूँ। एक बार देखें इसको। पर्यावरण जागरूकता हेतु 1984 में स्थापित राष्ट्रीय संस्थान सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन कहाँ स्थित है? दोस्तों, यह पर्यावरण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, कार्यक्रम और सामग्री विकसित करने के लिए स्थापित एक राष्ट्रीय संस्थान है, जो केंद्र पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा कंडक्ट किया जाता है, और ये स्थित है आपके अहमदाबाद में। सी इसका सही जवाब हुआ। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके सिलेबस मैन एंड एनवायरनमेंट का पार्ट है। IUCN का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। अब IUCN का मुख्यालय अगर आपसे पूछता है तो आपका आंसर हो गया ग्लैंड स्विट्जरलैंड। एक प्रश्न आपको मिल गया। दूसरा देखें, द्वारा प्रकाशित, यानी कौन प्रकाशित करता है? IUCN प्रकाशित करता है रेड डाटा बुक। दूसरा प्रश्न मिल गया। और तीसरा प्रश्न आप देखिए, में संकटापन्न जीवों को किस रंग के पृष्ठों पर दर्शाया जाता है? अब बहुत सारे लोगों को संकटापन्न जीवों का अगर मीनिंग नहीं समझ में आता है तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड को किस पृष्ठ से दर्शाया जाता है, किस कलर पेज से दर्शाया जाता है, तो यह दर्शाया जाता है दोस्तों पिंक से। द रेड डाटा बुक इज द रिकॉर्ड ऑफ द लिस्ट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स विच आर फेसिंग द रिस्क ऑफ डेंजर। It contains red, pink and green pages. Red is symbolic of the danger that some species of both plants and animals presently experiences throughout the globe. The pink page in the red data book include the critical endangered species, and green pages are used for those species that were formerly endangered but have now recovered to a point where they are no longer threatened. तो यह आप देखेंगे, समझ सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में अवनालिका अवप्रदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? अब अवनालिका अवप्रदन की बात आती है, यानी कि गली इरोजन की बात आ रही है, और सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन है? ऑब्वियसली आप जान रहे हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावित है चंबल वैली। चंबल वैली सबसे ज़्यादा प्रभावित है मध्य प्रदेश। द चंबल वैली रीजन इन मध्य प्रदेश इज अफेक्टेड बाय गली इरोजन। तो यह रिस्पॉन्सिबल चंबल वैली रेवाइन से है, तो इसके साथ आप जा सकते हैं बी के साथ। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जो कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का संबंध किससे है? यह दोस्तों वय वंदना योजना का संबंध प्रधानमंत्री द्वारा जो जारी किया गया है, यह पेंशन स्कीम से है। यह 60 वर्ष से जो सीनियर सिटीजन्स एज हैं उनके लिए, 60 ईयर्स एंड एबव के लिए यह पेंशन योजना शुरू की गई है, यानी कि सी के साथ आप जा सकते हैं। अगले प्रश्न को देखें। वर्ष 2021 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार गुडो इमेंस डेविड कार्ड जोशुआ एग्नेस्ट को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रदान किया गया है? तो दोस्तों यह प्रदान किया गया है लेबर मार्केट के लिए। ए के साथ आप जा सकते हैं। बहुत ही सावधानी से इस पैटर्नों को आप अवगत करते हुए चलिएगा, जिससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है। यह एक शुरुआत है, यह एक प्रारंभ है, और अभी से आपको लग जाने की आवश्यकता है। दोस्तों मैं बार बार आपसे कहता हूं, आप क्या हैं यह मायने नहीं रखता, आप क्या बन सकते हैं यह मायने रखता है। और एक बात और अपने जहन में रख लीजिएगा कि शिथिलता बरतने वाले, इंतजार करने वाले सिर्फ उतना ही प्राप्त कर पाते हैं जितना मेहनत करने वाले, परिश्रम करने वाले छोड़ देते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखिए। 21वां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्तमान में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन पद पर कौन आसीन है? दोस्तों बदलाव हुआ है, राजीव कुमार बदले गए हैं, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा। श्री सुमन बेरी इज करेंटली वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। आप इसको ध्यान में रखिएगा और आप जा सकते हैं सी के साथ। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 22। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह प्रश्न कई बार आ चुका है और इस तरह के प्रश्नों की आने की संभावनाएं सदैव रहती हैं, लेकिन प्रश्नों को मैंने किस तरह सेट किया है देखिए। जाति, वर्ग, धर्म आदि के आधार पर सांप्रदायिक निर्वाचन की वकालत 1909 में किसके द्वारा की गई थी?
सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक अगर पूछ दिया तो भी यह सही जवाब होगा। और किसके द्वारा इसकी वकालत की गई थी? 1909 में लॉर्ड मिंटो के साथ आप जा सकते हैं। लॉर्ड मिंटो जिन्होंने भारत में जो सांप्रदायिक हिंदू मुस्लिम की जो बातें करी थी, बाद में पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो देश उसके ही परिणाम है जिसकी नींव उन्होंने रखी थी। बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की तरफ, और 23वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसमें कह रहा है कि निजता का अधिकार और भूल जाने का अधिकार भारत संविधान के किस अनुच्छेद में संबंधित है? किस अनुच्छेद से संबंधित है? दोस्तों, भूल जाने का अधिकार और निजता का जो अधिकार है या अकेले रहने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद आर्टिकल 21 में इसका उल्लेख किया गया है। 21 इसका सही जवाब हुआ, सी इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न भी कई बार आ चुका है और आगे भी इसके आने की संभावना रहती है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को यह अधिकार है कि संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग प्रक्रिया से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? दोस्तों, इसका वर्णन संविधान में किया गया है आर्टिकल 61 बी के साथ आप जा सकते हैं। बी इसका सही जवाब हुआ। बढ़ते हुए आ गए हम 25वें प्रश्न की तरफ, और 25वां प्रश्न कह रहा है सामान्यतः सम्राट अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा प्रयुक्त है? Which language is commonly used in the inscriptions of Emperor Ashoka? तो दोस्तों, प्राकृत इसका सही जवाब हुआ। प्राकृत के साथ आप जा सकते हैं। प्राकृत, अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, जबकि इनकी लिपि जो है ब्राह्मी है और खरोष्टी है। तो आप प्राकृत के साथ यहाँ पर जा सकते हैं। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि हम सारे यूनिट को सम्मिलित करते हैं, हमारा यही तरीका है कि आपको हमारे प्रश्न से, हमारे टेस्ट सीरीज से, हमारे प्रैक्टिस सेट से, हमारे नोट से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाए। और मैंने बार बार आपसे कहा है कि अगर आप अपने स्तर पर सक्षम हैं तो कोई बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको जीके के पोर्शन के लिए हमसे जुड़ने की आवश्यकता है, आप व्हाट्सएप करके बड़े ही न्यूनतम राशि अदा करके वे सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं और अपनी स्वर्णिम सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। लेकिन कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए फीचर ऑफ द चोला एडमिनिस्ट्रेशन? यह सबको पता है कि यह जो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता थी, ऑटोनॉमी ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, यह चोल डायनेस्टी की सबसे बड़ी विशेषता थी, विलेज ऑटोनॉमी। आप जा सकते हैं बी के साथ। अगले प्रश्न को देखते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? Which freedom fighter said that if God tolerates untouchability, I will never ask him to be God? और यह बात कहने की हिम्मत जुटाई थी बाल गंगाधर तिलक, जिसको कि अशांति का जनक भी विंस्टन सिरोल ने कहा था, और जिन्होंने कहा था कि स्वराज इज़ माई वर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है आपके सोलर सिस्टम से है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुनते, इसको आपको बताना है। तो वहाँ पर जो आप चार ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें जो सही जवाब होगा वह यह होगा कि 2 person कैन नॉट हियर ईच अदर ऑन मून बिकॉज साउंड नीड्स मटेरियल और मीडियम टू ट्रेवल। और यहाँ पर क्या नहीं है? ऑन मून देयर इज नॉट एनी एटमॉस्फियर सो they enable to talk to each other. It means कि यहाँ पर जो the moon does not have an atmosphere, be the right answer of this question. Now move to the question number 19. This is the second last question of this series. Which of the following is not correctly matched? तो यहाँ पर 4 लेख हैं और उनको दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं। बेम्बानाट केरला सही है, लोकटक मेघालय सही नहीं है, यह मणिपुर में है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो इसको आप अपने जहन में रखिएगा। डल कश्मीर सही है, पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, 2 राज्यों में स्थित है, इसको भी आप अपने जहन में अवश्य रखिएगा। और हम आ गए
लास्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आईसीटी का प्रश्न है, लैपटॉप और पॉमटॉप को किस पीढ़ी के कंप्यूटर की देन माना जाता है? लैपटॉप एंड पॉमटॉप आर कंसिडर्ड टू बी द गिफ्ट ऑफ विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? जनरेशन से प्रश्न बनते हैं, माइक्रो प्रोसेसर से बनते हैं, चिप से बनते हैं, न्यूयॉर्क से बनते हैं। आप इसको ध्यान में अवश्य रखिएगा और यहाँ पर जो इसका सही जवाब होगा वह होगा 5th जनरेशन। दोस्तों इसको आप अपने ध्यान में रखिएगा और इसी के साथ यह 30 प्रश्नों की श्रृंखला पूरे सिलेबस को कवर करते हुए जीके की पोर्शन की समाप्त होती है। एक बार पुनः आपसे कहूँगा, अगर आप इच्छुक हैं हमसे जुड़ सकते हैं, अदरवाइज आप अपने स्तर पर तैयारी करते हैं। सो फार सो गुड। वीडियो वॉच करने के लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद।